नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। हमने पॉलिटी में संवैधानिक विकास क्रम का अध्ययन किया था और संवैधानिक विकास क्रम के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो उसके आगे के टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम में पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आए वो आप सभी आराम से कर सकें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है, अगला जो टॉपिक हमारा नाम है उसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण, कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया, और इसमें जो सब टॉपिक है हमारा वो है संविधान सभा का गठन। देखिए, संवैधानिक विकास क्रम में हमने ये जाना था कि कैसे 1973 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से पहले कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, फिर जब 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद जो शासन था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, तब उन्होंने भारत के जो शासन व्यवस्था है उसे बनाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए, अलग अलग एक्ट बनाए, जिनके माध्यम से भारत का शासन चलता रहा। और जब देश को आज़ादी मिली तो उससे पहले ही कई बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारतीयों को उनके संविधान का बनाने का अधिकार दिया जाए। उन्हें अधिकार है कि वो अपना खुद संविधान लिखें, और इसके लिए कई बार प्रयास हुए। बहुत से जो हमारे बुद्धिजीवी थे उन्होंने कई बार इसकी डिमांड उठाई। महात्मा गांधी ने 1922 में ये बात कही कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन औपचारिक रूप से जो बेटा इसकी डिमांड की थी वो 1934 में एक थे, एम एन रॉय। एम एन रॉय इन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की थी। औपचारिक रूप से इन्होंने मांग की थी किसकी, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इसी प्रकार 1928 में आप देखिए, जब नेहरू रिपोर्ट का, साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा लिखी गई और उसमें भी संविधान बनाने का पहली बार प्रयास किया गया। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान का निर्माण, देखिए, जो संविधान है इसके निर्माण के लिए दो चीजें उत्तरदायी हैं। पहला है कि इसका निर्माण, कि किस प्रकार ये निर्मित हुआ, और दूसरा है वो सभा जिसने इसका निर्माण किया, यानी एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, और उस सभा को कहा जाएगा संविधान सभा। क्या कहा जाएगा? संविधान सभा कहा जाएगा। तो इस सभा का गठन कैसे हुआ जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया? चलिए इस पे चर्चा करते हैं हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस दौरान भारतीय लगातार डिमांड कर रहे थे संविधान सभा की, और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सहयोग की तुरंत आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। अब क्रिप्स मिशन जब आता है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। तो ये कहता है कि युद्ध के बाद, किसके? युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए, संविधान
निर्माण के लिए क्या होगी, एक संविधान सभा बनाई जाएगी। मतलब संविधान सभा की बात जो कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार की ओर से पहली बार कौन कर रहा है, क्रिप्स मिशन कह रहा है। यह कह रहा है कि युद्ध के बाद भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन जो था बेटा ये हो गया असफल। क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दो लोग थे उस टाइम, एक तो कांग्रेस थी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। कौन था, मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने को पूर्ण स्वाधीनता से कम नहीं चाहिए था और मुस्लिम लीग को पृथक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र चाहिए था जिसे वो पाकिस्तान कहते थे। तो क्रिप्स मिशन ने ना तो पूर्ण स्वाधीनता की बात की, तो कांग्रेस इस पे नाराज हो गया, तो उसने इस मिशन की बात को नहीं माना। और दूसरा कि उनके जो प्रस्ताव थे क्रिप्स मिशन के, उसमें यह कोई बात नहीं थी कि भारत का विभाजन करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र दिया जाएगा, तो उसके लिए ये भी नाराज हो गए। तो क्या हुआ बेटा कि जो क्रिप्स मिशन था वो क्या हो गया, असफल हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला और वो असफल हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होगी, इसकी बात पहली बार क्रिप्स मिशन ने कही थी। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय धीरे धीरे बीतता चला गया और विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1945 में खत्म हो गया। ब्रिटेन में नई सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार, और वहां पर जो प्रधानमंत्री बने, किसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी। कहां बनी, इंग्लैंड में। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, एटली, क्लेमेंट एटली। अब ये कहते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और वो अपने देश का संविधान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 1946 में, 1946 में एक दल भारत भेजते हैं, एक दल बनाकर भारत भेजते हैं और कहते हैं कि संभावनाएं देखिए कि कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संतुष्ट हो जाएं और भारतीय संविधान का निर्माण हो सके। ये बात ये कह रहे हैं और इसके लिए वो एक दल भेजते हैं, उसका नाम रखा गया बेटा कैबिनेट मिशन। क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा तीन सदस्य, कितने सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य। पूछा जाता है एग्जाम में बेटा, ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य। इन 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा गया जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका कार्य क्या था। उद्देश्य इसका बेटा यह था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, कि कौन कौन से रास्ते हैं, क्या संभावनाएं हैं कि भारत के संविधान का निर्माण हो जाए। तो इसके लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। कब आया था, 1946 में आया था। कहां, किसने भेजा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था। तत्कालीन वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां के क्लेमेंट एटली थे और भारत के वायसराय कौन था, वेवल था। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये 3 सदस्य थे, इसके कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर क्रिप्स, 3 सदस्य इसके थे। अब यहां पे एक चीज को समझिए,
तीनों सदस्यों के नाम पूछे गए बेटा, क्या नाम था? पहला नाम भी लिख लीजिए, पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्य थे, किसके थे? कैबिनेट मिशन के। ये तीन सदस्यीय दल था, ये भारत आया और इसने हर एक मुद्दे पर विचार किया और विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिकमेंड किया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इतनी बात क्लियर हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सत्ता का परिवर्तन होता है ब्रिटेन में और नई सरकार लेबर पार्टी की आती है पावर में और उसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, ये भारतीयों के पक्ष में थे। इन्होंने भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक 3 सदस्यीय दल भेजा जिसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया और कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य यही था आने का कि आप संभावनाएं तलाशिए, आप रास्ते बताइए कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। और इसके 3 सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन अब ये आते हैं तो ये दो महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दो महत्वपूर्ण बात। पहला कहते हैं कि संविधान सभा का गठन करो। दूसरा कहते हैं कि तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन करो। तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन। तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन। दो बातें इन्होंने महत्वपूर्ण कही। पहला कहा कि संविधान सभा का गठन करो और दूसरा कहा अंतरिम सरकार का गठन करो। बात समझ में आई? अंतरिम मीन्स होता है अस्थाई, जो स्थायी नहीं है, कि एक ऐसी सरकार जो स्थायी नहीं है लेकिन वो एक अपने कार्यों को पूरा करेगी। तो ये वायसराय जो थे उस टाइम के, वेबल वायसराय, ये क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन करिए। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसका विरोध करती है। 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और इसमें कितने? 11 सदस्य होते हैं। मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं होती है। उस समय मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो जाती है। तो यहां पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पे हम विचार करते हैं। देखिए क्या प्रश्न बनते हैं। आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिम सरकार की शपथ कब हुई? 2 सितंबर 1946। बेटा वायसराय कौन होगा? वायसराय वेबल थे। कितने सदस्य थे इसमें? 11 सदस्य। और अभी तक क्या है? मुस्लिम लीग नहीं शामिल है। मुस्लिम लीग नहीं शामिल है। इतनी बात क्लियर हुई। बाद में जब मुस्लिम लीग सम्मिलित हो जाती है अक्टूबर में, जब बाद में मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है अक्टूबर 1946 में, तब
मुस्लिम लीग शामिल, तब सदस्य कितने हो जाएंगे? तब सदस्य बेटा हो जाएंगे इसमें 15। कितने? 15 सदस्य हो जाएंगे। पहले 11 थे, अब 15 हो जाएंगे। तो यहां जो प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। मुस्लिम लीग का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष वेवल होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बना है कि अंतरिम सरकार में, मुस्लिम लीग भूल गया, सॉरी उसके लिए। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? अंतरिम सरकार का उपसभापति कौन था? जब इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब इसमें कुछ विशेष जो व्यक्ति थे, विशेष मंत्रालय या कार्यालय संभाल रहे थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है। क्या है कि गृह विभाग और सूचना विभाग, क्या है? गृह और सूचना किसके पास थी? इसमें थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह और सूचना विभाग था। यहीं पर आगे जो इनके पास था वो थे वित्त वाला, देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। वित्त था लियाकत अली के पास। किसके पास था? लियाकत अली का। वित्त किसके पास था? लियाकत अली। और जो अगला पूछा जाता है कि विधि का किसके पास था, यानी कानून वाला किसके पास था अंतरिम सरकार में, तो वो किसके पास होगा? कानून वाला किसके पास था? योगेंद्र नाथ मंडल। किसके पास था? योगेंद्र नाथ मंडल के पास। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन किसके कहने पर हुआ? आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन 1946। ठीक। अंतरिम सरकार में का कब उसकी शपथ हुई? तो 2 सितंबर 1946। अगला है अंतरिम सरकार का उपसभापति या अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह और सूचना विभाग किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में वित्त का किसके पास था? लियाकत अली। अंतरिम सरकार में विधि क्या किसके पास था? योगेंद्रनाथ मंडल। तो इतने प्रश्न आप बहुत आसानी से याद रखिएगा, एग्जाम में बनते हैं। अब यहां पर अंतरिम सरकार का कार्य खत्म होता है। आपको प्रश्नों के बारे में, अगर हाँ अध्यक्ष के बारे में कभी पूछ ले कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था या सभापति कौन था, तो दोनों का आंसर बेटा एक ही होगा। क्या होगा दोनों का आंसर? वायसराय। क्या होगा? वायसराय। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा जो कैबिनेट मिशन दो बातें अहम कह रहा है। एक कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन करो, और दूसरा कह रहा है संविधान सभा का गठन करो। तो हमने एक बिंदु को जान लिया कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसमें कौन कौन मेंबर्स थे, और विशेष जो महत्वपूर्ण मेंबर थे, जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय था, उनके पास विभाग था, उनके बारे में भी हमने जान। ये एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, लेकिन इनका ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना। इस प्रश्न को बेटा बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार बना है कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे। अभी पेट का एग्जाम आपका है, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कैबिनेट मिशन की दूसरी बात कैबिनेट मिशन क्या कहता है? क्या कहता है? संविधान
सभा का गठन। दूसरी बात क्या कहता है? संविधान सभा का गठन। 1946 में जब ये मिशन भेजा गया तो इसका मूल उद्देश्य ही यही था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आपको पता है उससे पहले क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, शिमला समझौता, ये सभी विफल हो गए थे। और इसका मूल उद्देश्य था विफल होने का एक ही कारण था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस को चाहिए थी पूर्ण स्वाधीनता और मुस्लिम लीग को चाहिए था पृथक राष्ट्र धर्म के आधार पे। कभी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तो कभी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग तो कभी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि किसी भी मिशन में यह बात कही ही नहीं गई कि उन्हें पृथक एक मुस्लिम राष्ट्र दिया जाएगा। तो इसीलिए जब दोनों संतुष्ट नहीं, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जब दोनों संतुष्ट नहीं होंगे तो वो मिशन असफल होना ही है। लेकिन कैबिनेट मिशन ने यहां सफलता पाली, और सफलता कैसे पाली उसको ध्यान से देखिए। कैबिनेट मिशन सलाह देगा, रिकमेंड करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या कहेगा कि संविधान सभा का गठन करो। क्या कहेगा? संविधान सभा का गठन करो। और संविधान सभा का गठन जब होगा वो किस प्रकार से होगा? संविधान सभा का गठन करो। और संविधान सभा का गठन कैसे करोगे? इन्होंने कहा संविधान सभा का गठन होगा जिसमें दोनों लोग सम्मिलित करो। पहले तो कौन कौन से? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, दोनों को शामिल करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार कहा गया था भारतीय संघ का गठन होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों सम्मिलित होंगे। कैबिनेट मिशन यहां कहता है कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें दोनों शामिल होंगे, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। और जो ये सभा होगी इसके जो सदस्य होंगे वो दोनों जगह से आएंगे। जो सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे बेटा? एक तो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और दूसरा देसी रियासत से आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो कैसे आएंगे इस चीज को देखो। इन्होंने कहा जो भैया ब्रिटिश प्रांत है उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। वह कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो वहां की विधान, प्रांतीय विधान परिषदें हैं उनके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। कौन से क्षेत्र से? ब्रिटिश प्रांत से। बात समझ में आ रही है? तो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे बेटा? प्रांतीय, जो प्रांत हैं, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद से निर्वाचित। ध्यान रखना, निर्वाचित हैं ये, मतलब इनका इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कहां से? प्रांतीय विधान परिषद से। तो एक सेंटेंस में कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश प्रांत संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के से सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। यही तो कह सकते हैं भाई, प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों द्वारा चुना गया तो अप्रत्यक्ष ही तो हुआ। क्लियर हुआ? बचे देसी रियासत। अब देसी रियासतों में जो शासन था, प्रशासन था, उस पर नवाब, राजा, महाराजा, इनका नियंत्रण था। और वहां इलेक्शन जैसी कोई बात नहीं थी, वहां विधान परिषद जैसी कोई संस्था नहीं थी जहां पर लोगों का प्रतिनिधित्व हो। तो कहा गया कि जो देसी रियासत होंगे, यहां से जो सदस्य आएंगे वो इनके प्रमुखों द्वारा क्या होगा? नियुक्त किए जाएंगे। क्या होगा? वहां के प्रमुख, जो भी प्रमुख होगा, राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो, जो भी प्रमुख हो, जिस नाम से जाना जाता हो उस देसी रियासत का, उस देसी रियासत का प्रमुख अपनी रियासत से सदस्यों का
नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। तो यहां पे दो चीजें क्लियर हुई कि संविधान सभा कुछ मात्रा में निर्वाचित थी और कुछ मात्रा में क्या थी, नियुक्त थी या मनोनीत थी। कहां से निर्वाचित थी, ब्रिटिश प्रांत से। मनोनीत कहां से थी, देसी रियासत से। इतनी बात क्लियर हुई कि संविधान कैबिनेट मिशन रिकमेंड करता है, ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है कि संविधान सभा का गठन किसकी सलाह पे हुआ, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, किसने रिकमेंड किया। तो इसका बेटा आंसर यही रहेगा हमेशा, कैबिनेट मिशन। बहुत ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किसकी सलाह पर हुआ। तो किसकी सलाह पर हुआ, कैबिनेट मिशन की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा संविधान सभा के सदस्य दो जगह से होंगे, एक तो ब्रिटिश प्रांत से, दूसरा देसी रियासत से। ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होंगे, कैसे निर्वाचित, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। और देसी रियासत से क्या होंगे, उनके प्रमुखों द्वारा नियुक्त होंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ब्रिटिश प्रांत से नियुक्त वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, सबको संतुष्ट करना ही करना है, नहीं करेंगे तो मिशन फेल नहीं हो जाएगा। पहले के मिशन से सलाह, और क्रिप्स, इस मिशन में भी क्रिप्स जो 42 में आ रहे थे वो भी बैठे हुए हैं इसमें, पूरी जानकारी है उनको कि मिशन क्यों फेल हुआ था, तो गलतियां दोबारा नहीं होने। तो इन्होंने कहा जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनको हम विभाजित करेंगे 3 भागों में। कितने, 3 भागों में। और 3 भागों में विभाजित करेंगे, कौन कौन से, जो ब्रिटिश प्रांत है उनको हम 3 भाग बनाएंगे। और 3 भागों में इन्होंने 2 भाग ऐसे बनाए जिसमें बंगाल, असम ये क्षेत्र आए, और दूसरा भाग जो बनाया उसमें पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध, पंजाब ये क्षेत्र आए। बाकी सब बचे क्षेत्र एक भाग में डाल दिया। मतलब एक भाग जो बनाया उसमें बंगाल, असम का क्षेत्र आया, और एक भाग जो उन्होंने बनाया वो बनाया जिसमें सिंध, पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब, और एक भाग बचा उसमें सभी जो बचे। तो 2 भाग ऐसे थे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा था, जैसे आपको पता बंगाल के हिस्से में मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा थे। सिंध, पश्चिमोत्तर प्रांत जो आज पाकिस्तान का भाग है, पंजाब का कुछ आधा भाग जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद चला गया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो जाती है कुछ हद तक, और ये बात मान लेती है, और क्या होता है, कैबिनेट मिशन सफल हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे कहते हैं कि जो संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा है, इसमें जो बेटा सीटें हैं, सीट या सदस्य संख्या, का जो आधार बनाया जनसंख्या बनाया। इन्होंने क्या किया, जो संविधान सभा होगी उसमें जो सीटें होंगी उनकी संख्या का आधार बनाया जनसंख्या, कि जनसंख्या के आधार पर हम प्रांतों को, देशी रियासतों को क्या देंगे, संविधान सभा के अंदर सीट देंगे। मतलब उनके कितने सदस्य संविधान सभा के अंदर बैठेंगे। तो क्या आधार बना, जनसंख्या। इन्होंने मोटा मोटी एक बात कही कि बेटा 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की
जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट इन्होंने दे दी। इतनी बात क्लियर हुई? तो टोटल सीटें जो आई वो आई 389। टोटल सीटें कितनी आई? 389 सीटें आई, जिसमें से 296 सीटें किसे मिली थी? प्रांत से। 296 सीटें प्रांत से थी, और 93 सीटें बेटा जो थी वो कहां से थी? रियासतों से थी। 389 सीटें थी, जिसमें से 296 सीटें कहां से थी? प्रांत से, और 93 सीटें देसी रियासतें से थी। अब यहां पर क्या होगा? ये तो बंटवारे से पहले की बात है। बंटवारे के बाद क्या होगा? जो विभाजन होगा, विभाजन के बाद सीटों की संख्या हो जाएगी 200। सीटों की संख्या हो जाएगी बेटा 229। हाँ, 229 हो जाएगी। और जो ये 93 सीटें हैं, इनकी संख्या घट के हो जाएगी 70। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? और जो जो 296 सीटें, इसमें 11 प्रांत जो गवर्नर शासित थे उनकी सीटें, और 4 मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे उनकी सीटें सम्मिलित। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां पर हमने एक बात जाना, प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में जो सीटें अलॉट हुई उनका आधार क्या था? जनसंख्या। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने दो बातें जानी महत्वपूर्ण। क्या जाना? कि संविधान सभा निर्वाचित और नियुक्त थी। निर्वाचित एवं नियुक्त थी, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात हमने क्या जानी? कि सीटों की संख्या सीटों की संख्या का आधार क्या था? जनसंख्या। उस रियासत या उस प्रांत की जनसंख्या को आधार बनाया गया। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट अलॉट थी। ठीक। अब चुनाव उनाव हो गया, मेंबर आ गए, सब कुछ आ गए, तो सभा उभा हमारी बन गई है, एकदम सभा का गठन हो गया है। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, संविधान सभा का निर्माण तो हो गया। अब संविधान सभा अपनी बैठक करेगी। तो संविधान सभा का निर्माण हो गया, तो भैया ये संविधान सभा जो हमारी है, ये क्या करेगी? अपनी बैठक करेगी। अपना कार्य, जिस कार्य के लिए बने हैं उस कार्य को तो प्रारंभ करेंगे ही ना। तो संविधान सभा क्या करेगी बेटा? 9 दिसंबर 1946 को अपनी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में पहली बैठक करेगी। तो संविधान सभा का की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। एक बार कहीं प्रश्न ये आया था, मैं पेपर सेट देख रहा था तो वहां पता चला, प्रश्न था कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, और उसका आंसर सही था 9 दिसंबर 1946। क्योंकि जो सभा बैठी है, बनी है जिस दिन, उसी दिन माना जा रहा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का स्वरूप बदल देता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछे
या संविधान सभा का निर्माण पूछे पहली, तो उनका डेट एक ही रहेगा, 9 दिसंबर 1946। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, अब 9 दिसंबर 1946 की बात है। संविधान सभा के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, सारे मेंबर्स थे। उन मेंबरों का में कोई ना कोई अध्यक्ष भी तो चुनोगे, सभा चलाओगे, संचालित कैसे करोगे? बिना किसी लीडर के कोई सभा संचालित नहीं हो सकती। तो अध्यक्ष चाहिए था। अब अध्यक्ष ऐसे तो नहीं, अध्यक्ष का तो चुनाव करवाना पड़ेगा, निर्वाचित करना पड़ेगा, क्योंकि सब निर्वाचन से है। तब तक के लिए कौन मैनेज करे? तो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। कौन चुना जाएगा अस्थाई अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए 9 दिसंबर 1946 को। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में बना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल। अब संविधान सभा अपना कार्य स्टार्ट करेगी, तो अगला जो आएगा वो आएगा बेटा 11 दिसंबर 1946। और यहां पर क्या होगा? संविधान सभा को अपना स्थायी अध्यक्ष प्राप्त होगा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर यहां पर ये प्राप्त करेंगे अपना उपाध्यक्ष। फिर आगे क्या प्राप्त करेंगे अपना? ये प्राप्त करेंगे संवैधानिक सलाहकार। ये 3 लोग चुने जाएंगे। तो उपाध्यक्ष के रूप में आएंगे एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार के रूप में रहेंगे बी.एन. राव। तो 3 लोग हमें मिले 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है। क्या बना है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो संविधान सभा को अपना अध्यक्ष भी मिल गया, उपाध्यक्ष भी मिल गया और संवैधानिक सलाहकार भी मिल गया। पहली बैठक भी हो गई 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब संविधान सभा अपना कार्य स्टार्ट करेगी, तो कार्य स्टार्ट कैसे होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। क्या प्रस्तुत करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। तो कब करेंगे? 13 दिसंबर 1946। क्या प्रस्तुत करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। देखो बच्चा, उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में कहेंगे हम सभी लोग संप्रभु, स्वतंत्र और गणराज्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव
बाद में जाके क्या बनेगा, प्रस्तावना। तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या JNJLN, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946। कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946। अब सभा क्या करेगी, इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करना पड़ेगा, पास भी तो करना पड़ेगा। तो 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1946 को क्या होगा, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत है उसे क्या कर देंगे, पास कर देंगे या पारित कर देंगे। तो यहां से यह प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। या अब प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया या पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1946 को। इतनी बात समझ में आई। अब संविधान सभा अपना कार्य स्टार्ट करेगी। कार्य कैसे स्टार्ट करेगी, संविधान निर्माण का कई कार्य है तो संविधान निर्माण करेगी करेगी। तो संविधान निर्माण करते समय वो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर डालेगी। पहले तो अलग अलग समितियां बना देंगे, हर कार्य के लिए छोटी छोटी समितियां, बड़ी बड़ी समितियां बनेंगी जो अपना कार्य करेंगी। और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जब हर देश के संविधानों का अध्ययन हो जाएगा तो उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट से पहले, इन अध्ययन के बाद केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, दोनों के पास क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इनके जवाब पूछे जाएंगे और जो उनका जवाब आएगा उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो संवैधानिक सलाहकार हैं, जो संवैधानिक सलाहकार हैं हमारे, कौन से संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन है, PN राव। ये क्या करेंगे, उन रिपोर्ट के आधार पर संविधान का पहला प्रारूप तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, संविधान का पहला प्रारूप। संविधान का पहला प्रारूप कौन तैयार करेगा, BN राव द्वारा संविधान सभा का, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जाएगा। और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनेगी जिसे कहा गया प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष होंगे कौन, BR अंबेडकर। बात समझ में आई कि संविधान सभा का प्रारूप, पहला प्रारूप संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम रखा गया प्रारूप समिति। बात समझ में आ रही है। तो अब आगे का जो संविधान निर्माण का कार्य है वो यही समिति करेगी, प्रारूप समिति। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, उस प्रारूप पर विचार करते हैं और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा अंतिम रूप से प्रारूप को पढ़ती है। अब उस प्रारूप पर विचार होंगे, बहस होगी,
वाचन होंगे, एक ही बात है, विचार विमर्श होगा, कोई इसमें संशोधन की मांग करेगा, कोई संशोधन की नहीं मांग करेगा, एक एक शब्द को पढ़ा जाएगा, एक एक लाइन का उत्तर दिया जाएगा, और सबको संतुष्ट करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं बेटा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान सभा संविधान को अंगीकृत करती है या स्वीकार करती है या अपना लेती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, जो संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था, उस संविधान में सभी संशोधनों, सभी विचार विमर्श, सबको सहमत करते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए 26 नवंबर 1949 को उस संविधान को वो सभा अपना लेती है, स्वीकार कर लेती है, और हमारा संविधान हमें मिलता है। जो संविधान हमें मिला वो मिला 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ। तो इस प्रकार से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो ये था संविधान का निर्माण। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं वो समितियों के अध्यक्ष से आते हैं कि कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे, यहां से प्रश्न बनता है। संविधान सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीजें किस दिनांक को अपनाई गई, जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सब चीजें किस दिनांक को अपनाई गई, संविधान पे किस देश के संविधान का क्या प्रभाव है, यानी कौन सी चीज वहां से ली गई है, संविधान की विशेषताएं क्या, ये सब हम अगली की क्लास जो हमारी होगी उस क्लास में हम जानेंगे। संविधान सभा के अंदर जो समितियां बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण दिनांक के, और संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।